हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 7 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। हालांकि पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पीडीएफ आप एग्जाम इंजन चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेली की जो फ्री पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हुआ करता था, उसकी जगह पर अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको डेली के पीडीएफ मिल जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ होता है। साथ में स्टैटिक जीके के कई सारे और भी पॉइंट्स वहां पर मैं कवर करता हूं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे जो सवाल था वो ये था कि इनमें से किसके द्वारा ये तर्क दिया गया था कि इंग्लैंड इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने ये कहा था कि इंग्लैंड पूरे दुनिया में जितने भी देशों की संसद हैं उनकी जननी है। तो ऐसा कहने वाले थे जॉन ब्राइट। ये इंग्लैंड के सोशल रिफॉर्मर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। हालांकि काफ़ी पॉपुलैरिटी थी इनका काफ़ी बोलबाला था। तो उसी बेसिस पर 1865 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया था और अगले दिन द टाइम्स ने इसको छाप दिया था। और ये इतनी तेजी से पूरे दुनिया में वायरल हुआ कि कहने क्या। तब से ये स्टेटमेंट एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और पहली न्यूज हमारी देश से है, जिसको नेशनल न्यूज आप बोल सकते हो। अभी हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा देश के कौन से राज्य में आज तक का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है। तो विंड टरबाइन जनरेटर, जिसको हम लोग हिंदी में पवन चक्की के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये एक बहुत पुरानी पद्धति है और इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि ये हवा की मदद से ऐसे पंखा रोटेट होता है और जिससे ये बिजली बनाने का कार्य करता है। तो इसकी स्थापना अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा गुजरात में करी गई है। गुजरात में कहाँ पर करी गई है तो ध्यान रखना, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट। और मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है मुंद्रा विंटेक लिमिटेड। क्या बोलते हैं इसको? मुंद्रा विंटेक लिमिटेड। और ये कंपनी जो है ये सब्सिडरी है अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप की सब्सिडरी मुंद्रा विंटेक लिमिटेड के द्वारा इस पूरे जनरेटर को स्थापित किया गया है यहाँ पर। ये जो पूरा पावर प्लांट बनाया गया है इसका पोटेंशियल है 5.2 मेगावाट। मतलब आप बोल सकते हो ये 5.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा और इसका फायदा आसपास के 4000 घरों को मिलेगा। मतलब 4000 घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी इसकी मदद से। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको पता है यहाँ पर एक पवन चक्की इतनी ऊंची लगाई गई है जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची है। बाय द वे, अडानी ग्रुप की स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? ये है अहमदाबाद। क्या आप बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले ये कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें मैक्सिमम स्टेक्स अडानी ग्रुप ने खरीद लिए? तो ये है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी अडानी ग्रुप के खाते में ही चला गया है। गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र पटेल की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और महाराष्ट्र में इस टाइम पे एक नाथ जी शिंदे की सरकार है। अगला क्वेश्चन भी हमारा नेशनल न्यूज से ही है। हैदराबाद में स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इसको अभी हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये कौन से देश में वहां की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी स्थापित करेगा। तो ये जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है MEIL, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये बहुत ही जल्द मंगोलिया के अंदर मंगोलिया के पहले ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी की स्थापना करेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार ये चाहती है कि आने वाले टाइम में, देखिए ये है भारत, और आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट की तरफ जितने भी देश पड़ते हैं उन देशों पे हम कैप्चर करें तेल रिफाइनरीज के व्यापार को। जितने भी इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ कंट्रीज हैं ये सारे रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जाहिर सी बात है ये इतने छोटे देश हैं, या फिर अगर बड़े देश भी हैं तो पॉपुलेशन इतनी कम है कि यहाँ पर तेल की खपत भी कम है। तो इनको एटलीस्ट हम तेल तो सप्लाई कर ही सकते हैं। तो भारत सरकार का अगले 10 सालों का ये टारगेट है कि हमें मैक्सिमम कंट्रीज को यहाँ पर टेक ओवर करना है रशिया से। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर। आपको पता है मंगोलिया में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है उखनागिन खुरेलसुख
क्या नाम है, उखनागिन खुरेलसुख। और अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज में थे, पूछे क्यों? क्योंकि अभी करीब एक महीने पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंगोलिया की ऑफिशियल यात्रा पर गए थे। उस टाइम पर उखनागिन खुरेलसुख ने राजनाथ सिंह को एक घोड़ा गिफ्ट किया था, और इस घोड़े का नाम क्या था? इसका नाम था तेजस। क्या नाम था? तेजस। अगला क्वेश्चन है, अब ये स्टेट की न्यूज है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी विभागों के रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने के लिए और उनकी सारी स्कीमों को एक्सेस करने के लिए एक सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार। खट्टर सरकार के द्वारा एक ऐसा पोर्टल जारी किया गया है जो कि जितने भी विभाग हैं हरियाणा के अंदर, उन सभी विभागों की डेली की रिपोर्ट को रियल टाइम डेटा बेसिस पर रिपोर्ट करेगा। तो इसका सीधा सा फायदा ये होगा कि मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब देख पाएंगे हर एक विभाग के काम को या फिर हर एक विभाग की योजना को। डेली का डेली यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास से और ऑफिस से इन चीजों को चेक किया जाएगा कि हर एक विभाग में काम कैसा चल रहा है, योजनाएं कितना आगे बढ़ रही हैं। तो रियल टाइम डेटा एनालिसिस इसको बोलते हैं, जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है ई उपहार पोर्टल। और उपहार का मतलब क्या होता है? उपहार का मतलब होता है गिफ्ट ना। तो आज तक मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि इनको जितने भी गिफ्ट मिले हुए हैं, ये सारे गिफ्ट की नीलामी इस ई उपहार पोर्टल के ऊपर करेंगे, और इससे जो भी पैसा अर्जित किया जाएगा उससे हरियाणा के अंदर गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए स्कीमें लॉन्च करी जाएंगी। हरियाणा में इस टाइम पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अभी हाल ही में उड़ीसा के अंदर देंग कैनाल में बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है? तो ढेंग कैनाल में उड़ीसा के अंदर बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उड़ीसा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? यहाँ पे नवीन पटनायक की सरकार है, ये मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, ये जो बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे भारत भर के करीब 2.5 करोड़ बच्चों को मोटिवेट करना फुटबॉल की तरफ। 2.5 करोड़ बच्चों को प्रेरित करना कि वो आज के डेट में वीडियो गेम जैसी चीजों से हटकर, यूट्यूब में शॉर्ट्स वगैरह इन चीजों से हटकर एग्जैक्टली फील्ड एक्टिविटीज वाले गेम्स में हिस्सा लें, जिससे कि कल को वो देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं और अपना भी करियर इसमें बना सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर में केंद्र सरकार के द्वारा 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी तक की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो यह देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आज तक के लंबी ट्रेन के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट गए एक ही बार में। आपको पता है यहां पर एक ऐसी ट्रेन चलाई गई है जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। मतलब आप समझ रहे हैं, 1900 मीटर की करीब ये ट्रेन चलाई गई है, जो कि बहुत है अपने आप में। करीब 2 किलोमीटर आप इसमें बोल सकते हो। और इसमें कितने कोच हैं? तो 100 कोच हैं इसमें, 100 कोच। जहां पर नॉर्मली आप देखोगे भारत में 12 से लेकर 15 कोच चलते हैं, यहाँ पर 100 कोच लगा दिए गए हैं। और एक बार में 4550 लोगों को एक से दूसरी जगह यहाँ पर ले जाया जा सकता है। अभी हाल ही में इसकी पहली जर्नी में 25 किलोमीटर की यात्रा इसने तय करी। अपनी 25 किलोमीटर की यात्रा में इसने 22 टनल्स को पार किया और 48 पुलों को पार किया, 48 ब्रिजेस एंड 22 टनल्स। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये आल्पस की पहाड़ियों से है, ठीक है। तो ये जो 25 किलोमीटर की यात्रा है, ये 45 मिनट में पूरी करी गई है। तो आप समझ लीजिए कि 45 मिनट भी इसमें क्यों लग गए। वो इस वजह से कि मायने रखता है कि 48 ब्रिजेस पार करना और 22 टनल पार करना इतने टाइम पीरियड में। तो काफ़ी अच्छी स्पीड भी रही इसमें। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। और स्विट्जरलैंड में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं ओइले मौरेर। क्या नाम है? ओइले मौरेर। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिकी। क्या है? हेलसिकी। अगला क्वेश्चन जो है ये अवार्ड एंड ऑनर से है। अभी हाल ही में
ये कौन सा शब्द है जिसको कॉलिंस डिक्शनरी की तरफ से वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किया गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी की तरफ से 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है पर्म क्राइसिस को। किसको? पर्म क्राइसिस। अब ये पर्म क्राइसिस होता क्या है, इसका मतलब पता है आपको? इसका सीधा सा मतलब है उथल पुथल आप बोल सकते हो, या फिर हलचल बोल सकते हो, या फिर अस्थिरता बोल सकते हो। 2022 में पर्म क्राइसिस नाम का ये वर्ड वायरल क्यों हुआ? इसका मेन उद्देश्य सीधा सीधा ये रहा कि पूरे दुनिया भर में कहीं ना कहीं हलचल रही 2022 में। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से कई बार ऐसी नौबत आते आते बच गई कि वर्ल्ड वॉर कहीं ना हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी हलचल साउथ एशियन रीजन में भी रही, जैसे कि भारत और चाइना को लेकर बहुत सारी हलचल रही। इसके अलावा इसराइल और फलस्तीन को लेकर भी टेंशन्स रही। तो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं ये हलचल देखने को मिली, जिसकी वजह से पर्मा क्राइसिस को 2022 के लिए डिक्शनरी के वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और जो कॉलिंस डिक्शनरी है, इन्होंने 2021 में जो अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था, ये क्या था? इसको बोलते हैं नॉन फंगिबल टोकन। क्या बोलते हैं? नॉन फंगिबल टोकन। अब ये होता क्या है? नॉन फंगिबल टोकन का मतलब ये होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अनट्रेसेबल है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, तो 2021 में ऐसा क्या था कि इन्होंने नॉन फंगिबल टोकन का जिक्र किया था और इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। दरअसल वहां पर बात करी जा रही थी क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी उस टाइम पर वायरल कर रही थी काफी ज्यादा, और क्रिप्टो करेंसी की खास बात यही होती है कि यहां पर जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड हैं उन्हें आप ट्रेस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये कौन सा बैंक है, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक नई एफडी स्कीम शुरू करी है? और इस नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम का नाम है स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट। तो इसको बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब ये जो नई एफडी योजना है, इसके तहत बेशक आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब समझ लो इसमें मैटर क्या है। अगर आप 555 दिन के लिए एफडी कराते हो 555 डेज के लिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.30% का। और अगर आप 777 दिन के लिए कराते हो एफडी अपनी, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.25% का। और इसी में अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए थे, अतानु कुमार दास। क्या नाम है? अतानु कुमार दास। और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई। और कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? अगर पता है तो जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने कौन से बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है? और इस बैंक के साथ मिलकर ये जितने भी बैंक के कस्टमर्स हैं, इन इस बैंक के सभी कस्टमर्स को इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत पुराना बैंक नहीं है, बिल्कुल ये नया बैंक है, चमचमाता हुआ। 2015 में ही इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके सीईओ इस टाइम पे कौन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के? ये है वी वैद्यनाथन। क्या नाम है? वी वैद्यनाथन। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने कई बार सुना होगा एक कंपनी है जिसका नाम है मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस। तो क्या मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस और नीवा बूपा लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों अलग अलग है? आंसर है नो। मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस को ही अब नीवा बूपा लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इस टाइम पे इसके सीईओ कौन है? ये हैं के रामचंद्रन, कृष्णन रामचंद्रन। ये मैक्स बूपा या फिर आप नीवा बूपा के सीईओ के रूप में बोल सकते हो। अभी हाल ही में इजराइल में नई सरकार बनी है, तो नए प्रधानमंत्री इजराइल के हाल ही में कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पर बहुमत के साथ बेंजामिन नेतान्याहू एक बार फिर से नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल के। साल 2021 में इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के पद से इन्हें हटा दिया गया था। और उस टाइम पर ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। क्या नाम है? नेफ्ताली बेनेट। ये वहां के प्रधानमंत्री बने थे। नेफ्ताली बेनेट के बाद
करीब कुछ ही महीनों बाद अभी हाल ही में यायर लैपिड यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो यायर लैपिड को डायरेक्ट इलेक्शन में हराया है बेंजामिन नेतान्याहू ने। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि बेंजामिन नेतान्याहू ने किसको सक्सीड किया, तो आपका आंसर क्या होगा? नफ्ताली बेनेट नहीं होगा, आपका आंसर होगा यायर लैपिड को इन्होंने सक्सीड किया है। अगर सीटों की बात करें तो बेंजामिन नेतान्याहू को 64 सीटें मिली है और यायर लैपिड को 51 सीटें मिली हुई हैं। और पिछले साल इसराइल में नए राष्ट्रपति भी अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम है इसाक हेर्जोग। क्या नाम है? इसाक हेर्जोग। और इसराइल से भारत सरकार ने कौन से ड्रोन्स के लिए पैक्ट साइन किया है? तो ध्यान रखिए, ये है हेरोन ड्रोन्स। इनको क्या बोलते हैं? हेरोन ड्रोन्स, जो कि हम इसराइल से लेते हैं। फिकी का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा। क्या नाम है इनका? सुब्रकांत पांडा। और अगर फिकी की बात करें तो फिकी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना करी गई थी 1927 में। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी है जिसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। इस कंपनी के अभी हाल ही में नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ईईएसएल की कमान अब संभालेंगे विशाल कपूर। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? विशाल कपूर। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा, ये पहले कुछ टाइम से, करीब 5 साल से भी ज्यादा इनको हो रहा था समय, ये यहाँ पर कार्यरत थे। अब इनको विशाल कपूर ने सक्सीड किया है। आपको पता है पिछले ही साल भारत सरकार की तरफ से ईईएसएल को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या है? 2025 तक भारत के जितने भी हाईवेज हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीट लाइट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी नेशनल हाईवेज हैं सब में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है इलेक्ट्रिक लाइट लगाने का, जितनी भी स्ट्रीट लाइट होंगी। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। 2025 तक ये कॉन्ट्रैक्ट ईएसएल को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है जिनको अभी हाल ही में केरल सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान जिसको बोलते हैं एजू थाचन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ये मलयालम भाषा और साहित्य के एक दिग्गज हैं और इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है मलयाली भाषा में और लिटरेचर के क्षेत्र में। तो इनका नाम है सेतु। सेतु जी को सम्मानित किया जाएगा केरल सरकार की तरफ से एजू थाचन पुरस्कार 2022 से। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, इनको केरल की तरफ से साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बेसिकली जो इनकी स्पेशलिटी है ये है शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं और साथ में नॉवेल्स भी लिख चुके हैं कई सारी। केरल में इस टाइम पे पिनाराई विजयन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अभी हाल ही में ऑल सोल्स डे कौन से दिन मनाया गया? ऑल सोल्स डे हर साल मनाया जाता है 2 नवंबर को। 2 नवंबर, ठीक है। और ये दिवस बेसिकली देखिए, बोला तो ऐसा जाता है, आप जब गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा, लिखा रहेगा कि ऑल सोल्स डे हर धर्म में मनाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली जो इसकी मान्यता है ये ईसाई धर्म में है। किसमें? ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो महान हस्तियां जो कि अब दुनिया में नहीं रही हैं, जिन्होंने कभी ना कभी समाज के लिए कुछ कार्य किए हैं, उनको याद किया जाता है इस दिन में। अब आज का क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या आप बता सकते हो हमारा राज्य जो पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा रेखा इनमें से कौन से दो देशों से लगती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैपिंग अगर आपने अच्छे से कर रखी होगी तो आप इसका आंसर झट से दे दोगे। अगर आप नहीं आंसर कर पाते हो तो फिर मैं तो हूं ही, मैं कल आपको मैप के थ्रू दिखा के समझाऊंगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप डेली के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। साथ में ध्यान रखिए 2022 और 2021 दोनों के करंट अफेयर का कंप्लीट कंपाइलेशन आंसर की के साथ भी मैंने वहां अपलोड किया है, जो कि सभी के लिए फ्री है। तो आप इन सभी चीज़ों का फायदा ले सकते हैं। बाकी 10 तारीख से मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप चाहें तो चारों सब्जेक्ट के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, और अगर केवल जीएस जीके का कोर्स चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टाइम कम है, आप अब देख ही रहे हो। 5 तारीख को क्रैश कोर्स की विंडो रजिस्ट्रेशन वाली बंद होनी थी, वो मैंने वहां पर बंद कर दी है।
अब हम रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर डेट के बाद नहीं लिया करेंगे। तो ये जो 10 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो कब बंद होगी ये मैं 1-2 दिन में आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।